नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और आज हमें करना है जो अध्याय वो है विकास, इवोल्यूशन। और हम पढ़ रहे हैं प्रतिज्ञा 680 प्लस नंबर लाने की नीट में। और ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नीट के उससे देखें तो अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, एक या दो सवाल आते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि नीट में बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, लगभग 6 चैप्टर कट गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार इसमें 2 से लेके 4 सवाल तक आपको मिल जाए। तो ये चैप्टर है विकास, और इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एविडेंसेस से, है ना, और सबूतों से। जैसे कार्यकीय सबूत वो हैं, समजात अंग हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और अब इसमें से ना शायद मानव का विकास हटा दिया गया, लेकिन मैंने 2 से 3 क्वेश्चन उससे लिए हैं, बस इतने ही आप तैयार कीजिएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं मिलवाता हूँ आपको रैंक प्लस की अपनी पूरी टीम से, जो आपको अलग अलग विषय पढ़ाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, भास्कर सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सौरभ सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे पहले प्रश्न की तरफ, और ये कहता है, पहले तो देखो कौन कौन आए हैं, और आज मैं आपको सारे जवाब टाइप करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये है अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह या सेट का चयन करो। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है अडैप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। अडैप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्र तो एक भौगोलिक है, ये है भौगोलिक क्षेत्र। इस भौगोलिक क्षेत्र से अगर जो जीव हैं वो अलग अलग जगहों पर चले जाएं, वहाँ पर रेडिएट करें, और अलग अलग जातीयकरण हो जाए, स्पेसिएशन, तब इसको कहते हैं अनुकूली विकिरण। जिस जगह जा रहे हैं उसके हिसाब से उनमें अगर परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है ना, कंगारू शिशुधानी है, मार्सुपियल है, ऐसे। तो नम्बेट है ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी, धब्बेदार स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग फैलेंजर है, उड़न फैलेंजर, ठीक है। मोल क्या है? ये है अपरायुक्त स्तनी, यहां पर लिख देता हूं प्लेसेंटल मैमल, अपरायुक्त स्तनी। तो ये जो मोल है ये अपरायुक्त स्तनी है ना। फिर ये आपकी उड़न गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी, ये भी अपरायुक्त स्तनी है। तस्मेनियन टाइगर कैट, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, ठीक है। ये लीमर अपरायुक्त स्तनी है, चींटीखोर अपरायुक्त स्तनी है, और भेड़िया अपरायुक्त स्तनी है, ठीक है। फिर तस्मेनियाई भेड़िया, टस्मेनियन वुल्फ, ये है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी। बॉबकैट जो है ये है अपरायुक्त स्तनी, और ये जो शिशुधानी मोल है ये भी वैसे ही है। तो सारे टिक वाला जो आपका उत्तर है वो कौन सा है? पहला। तो पहला ही सही जवाब है। किस किस ने पहला किया है? चलो, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन का यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, समजातता सामान्य पूर्वजों को व्यक्त करती है। समजातता का क्या मतलब होता है? समजातता का मतलब होता है होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब है जहां पर जो संरचना है, जो बेसिक संरचना है वो समान है, लेकिन जो कार्य है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है तुल्य रूप। तुल्य रूप का मतलब होता है एनालॉजी, एनालॉगस हार्मोन्स। एनालॉजी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कार्य तो समान है, लेकिन जो उत्पत्ति है और संरचना है वो अलग अलग है। तो सही नहीं है। समजातता सामान्य पूर्वजता को व्यक्त करती है, बिल्कुल करती है। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर समजात अंगों का युग्म है, गलत। आपको पता है पेंगुइन क्या है? पेंगुइन एक चिड़िया है, तो उसके पंख अलग होते हैं, और डॉल्फिन मछली है, तो इनके ये क्या है? ये समजात अंग नहीं है।
इनके कार्य एक समान है, ये तुल्य रूप है, तो ये गलत हो गया। तुल्य रूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है। अभिसारी विकास मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और शकरकंदी एवं आलू तुल्य रूपता का एक उदाहरण है। आलू क्या है? भूमिगत, क्या है? भूमिगत तना, और शकरकंदी क्या है? भूमिगत मूल। संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य एक समान है, भोजन का संग्रहण, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा था, दूसरा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्राकृतिक वर्ण, जिसमें प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं, उसके द्वारा होता है। ये मैं आपको बता देता हूं। पहले है विदारक परिवर्तन। विदारक परिवर्तन का मतलब होता है डिसरप्टिव चेंज। ये क्या कहता है? इसके अनुसार जो आपको वक्र मिलता है वो कैसा मिलता है? इसमें जो औसत मान होता है वो काम नहीं करता है। इसमें दो अलग अलग शिखर आते हैं, ये और ये दो शिखर अलग अलग हैं, और औसत क्या है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है यादृच्छिक परिवर्तन। यादृच्छिक परिवर्तन मतलब रैंडम चेंज। तो इसमें वैसे तो आपकी किताब में वक्र दिया नहीं है। रैंडम का क्या मतलब होता है? अगर ये औसत है तो रैंडम कैसे भी हो सकता है, कैसे भी पीक्स आ सकती है, कैसे भी शिखर आ सकते हैं। फिर है स्थायी कारक परिवर्तन। स्थायी कारक परिवर्तन का मतलब है स्टेबिलाइजिंग चेंज। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रमुख जो काम के होते हैं वो औसत मान होता है, मतलब उसमें वक्र इस तरह का होता है और शिखर बिल्कुल औसत मान पर आता है। इसका उदाहरण है ज़्यादातर मनुष्यों में जो 3-3.5 किलो के बच्चे पैदा होते हैं वो ही जीवित रहते हैं। 2 किलो से कम के मर जाते हैं और 5 किलो के ऊपर के मर जाते हैं। अब आता है दिशात्मक परिवर्तन। दिशात्मक परिवर्तन में क्या होता है? अगर पहले ये इस तरह का था, है ना, ये है औसत मान, तो ये किस तरफ बदल जाते हैं? एक दिशा में। जो पीक होती है वो एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्शनल चेंज। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं, जैसे औद्योगिक मेलानीकरण, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आपको याद है उसमें जो मॉथ था, पेपर्ड मॉथ था, वो पहले सफ़ेद रंग का था, तो उसकी जनसंख्या कम होती गई क्योंकि उसके परभक्षी उसको पहचान लेते थे। जैसे जैसे वहाँ पर फैक्ट्रियों में धुआं निकलता गया तो पेड़ों पर वो राख जमती गई, धुंध जमती गई, तो धीरे धीरे वो बिस्टन बिटुलारिया जो पेपर्ड मॉथ है वो काला होता गया। और अब वो मतलब पहले सफ़ेद था, फिर वो दिशा किस में बदल गई? काले में। ठीक है। या फिर इसका दूसरा उदाहरण है कीटों में डीडीटी की प्रतिरोधकता। तो आंसर होगा आपका दिशात्मक परिवर्तन। ये मैंने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से बता दिया है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है, यहां लिख दूं छोटा सा, एडाप्टिव रेडिएशन। अभिसारी विकास। अभिसारी विकास का मतलब होता है, यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट डेवलपमेंट। और मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास। तो अब देखो, शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन। तो ये मानव क्रियाएं हैं। हम इतनी डीडीटी छिड़कते हैं कि उनमें क्या हो गया? उनमें वो उसके लिए प्रतिरोधकता आ गई। तो डी का क्या होगा? डी का होगा क्या? 1। तो डी में 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो अब देख लेते हैं अनुकूली विकिरण। डार्विन की फिंच, याद है ना? डार्विन गैलापागोस द्वीप पर गए तो उन्होंने देखा जो फिंच नामक चिड़िया है उसका पूरा शरीर का जो पैटर्न है वो समान है। सिर्फ अंतर कहाँ पर है? चोंच में, मतलब मुखांगों में, क्योंकि कुछ मछली खाती हैं, कुछ फल खाती हैं, कुछ पत्ते खाती हैं, कुछ घास खाती हैं, कुछ कीड़े खाती हैं, ऐसे। तो ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण हो गया डार्विन की फिंच। ठीक है। अभिसारी विकास, अभिसारी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया तितली एवं पक्षी के पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं लेकिन संरचना अलग है।
और अपसारी डाइवर्जेंट, मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियां। मतलब इसकी उत्पत्ति और संरचना सेम है लेकिन कार्य अलग है। तो हमारा उत्तर हो गया दूसरा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 पर। पेंगुइन तथा डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है, अभी पीछे आया था। पेंगुइन एक पक्षी है और डॉल्फिन एक स्तनधारी है लेकिन मछली की तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इनके पक्ष माने पंख किसका उदाहरण है? ये क्या अनुकूली विकिरण का है? नहीं। होमोलोगस नहीं है, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है। अभिसारी विकास है। अभिसारी विकास मतलब इनका कार्य एक है, मतलब तुल्य रूप, मतलब एनालॉगी, मतलब अभिसारी विकास, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। औद्योगिक मेलानिज्म का ये नहीं है और प्राकृतिक वर्ण का, नेचुरल सिलेक्शन का भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6। एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोगों में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर अमीनो अम्ल उत्पन्न किए? आपको याद है ना, यूरे और मिलर का प्रयोग। इस तरह का आपने उपकरण बनाया था। मैं छोटा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है। इस तरह का इन्होंने बनाया था। यहाँ इन्होंने पार्क दिए थे और इसमें क्या क्या था? इसमें था आपका मीथेन, है ना, मीथेन। तो मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अनुपात याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या था? मीथेन। और मीथेन होता है CH4। और मीथेन के बाद जो दूसरी गैस थी वो थी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो तीसरी गैस थी वो थी अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से था। ठीक, तो अमोनिया जो थी वो अमोनिया कितनी थी? जल्दी बोलो। अमोनिया का था 1, मीथेन का 2, हाइड्रोजन का 2। इस अनुपात पर ये गैसें रखी गई थी और 800 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपको ध्यान रखना है, 800 पर CH4, H2, NH3 और जल वाष्प। वेरी गुड, यही आंसर होगा। अमोनियम नहीं था, ठीक है, और इधर मीथेन है ही नहीं तो फॉर्मूला गलत है। तो 800 पर मीथेन है, H2 है, NH, ये क्या हो गया बेटा? ये कुछ गड़बड़ छप गया है। ठीक है, ये मैं आपका सही करा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 800 नहीं होना चाहिए, ये 600 है, और यहाँ पर भी ये 600 है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। कुछ हो जाते हैं एरर्स, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया? तो ये बिल्कुल याद रखने वाला है। वैसे तो वॉन बेयर ने ही पहले कहा था कि सभी जीवों के जो भ्रूण होते हैं वो एक जैसे हैं। फिर बाद में बड़ा आश्चर्यजनक है, इन्होंने ही ये कह दिया कि सभी जीवों के भ्रूण वयस्क में जाकर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आंसर है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अल्फ्रेड वॉलेस नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं, ओपेरिन नहीं। ओपेरिन के साथ कौन से दूसरे वैज्ञानिक थे? हेल्डेन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? देखो क्या कह रहा है, जो मानव की क्रियाओं द्वारा हमारे कारण वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं। गैलपैगो द्वीप में डार्विन की फिंचे, ये पक्षी हमारे कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये तो इन्होंने सोचा। मैं आपको ये उसमें भी पढ़ाऊंगा, पारिस्थितिकी में भी। इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक सह विकास। मतलब इन्होंने सोचा अगर हम आपस में खाने के लिए लड़ेंगे तो सब मर जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने अपने शिकार करने का और खाने की विधि में परिवर्तन कर दिया। तो ये स्वयं है, तो ये नहीं है। खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध ये है। हमने इतना ज़्यादा DDT उपयोग कर दिया कि कीट जो है वो DDT और शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं। सहसीम केंद्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध, ये मतलब क्या? यूकैरियोट्स में आप हमें हल्का सा कुछ होता है हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो अब एंटीबायोटिक भी हम पर असर नहीं करती। मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें, आपको तो पता है ना, पहले कुत्तों की नस्लें नहीं होती थी। ये घरेलूकरण मतलब डोमेस्टिकेशन और हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के द्वारा कुत्तों की बहुत सारी वैरायटीज बना दी गई है। तो इसमें क्या पूछा है? जो विकसित हुए हैं, तो BCD तीसरा आंसर सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन मनुष्य की उत्पत्ति तथा विकास के लिए
सत्य है। मैंने वैसे कहा था कि मानव विकास अब हट गया है, लेकिन फिर भी नियंत्रतल मानव एशिया में 1 लाख तथा 40,000 वर्ष पूर्व रहते थे। ये ठीक है, 40,000 से 1 लाख, ये सही है। कृषि लगभग 50,000 वर्ष पूर्व आई है, ये चीज़ गलत है। ये तो 2 चैप्टर में लिखा है, 50,000 वर्ष पूर्व नहीं आई है, 10,000 वर्ष पूर्व आई है, तो ये गलत हो गया। इसमें सत्य पूछा है ना, ठीक है। प्राइमेट्स ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस 15 मिलियन वर्ष पूर्व थे, क्या ये सही बात है? नहीं, ये 25 मिलियन वर्ष पूर्व थे, वह मनुष्य की तरह चलते थे। होमो हैबिलिस संभवतः मांस खाते थे, ये गलत है। होमो हैबिलिस क्या थे? फल भक्षी थे, फलाहारी, फल खाते थे, पेड़ पौधों के उत्पाद खाते थे, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सत्य पूछा है तो पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है प्रजातियों की एक समष्टि एक नए क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। निम्न में से किस परिस्थिति के कारण अनुकूली विकिरण होगा? अनुकूली विकिरण क्या होता है? अनुकूली विकिरण को हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। ये मैंने आपको बताया था, ये कैसे हुआ है? ये हुआ है, वो मिलते तो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में है, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं उस कारण से क्या होता है? उस कारण से उसमें बदलाव हो जाता है, ठीक है। इस कारण से उसमें बदलाव हो जाता है, राइट। तो फिर प्रजातियों की बड़ी संख्या द्वारा अधिकृत कई आवासों वाला क्षेत्र नहीं, बहुत कम भोजन आपूर्ति वाला नहीं, एकल प्रकार की खाली नहीं, कई प्रकार के खाली आवासों वाला क्षेत्र जिसमें कई प्रकार के आवास हैं, ताकि वो जाति अलग अलग आवास के हिसाब से अनुकूलन दर्शाए और उसमें बदलाव हो जाए। प्रश्न संख्या 11, ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी आपको पता है क्या है? तथा अपरास्तनधारी शिशुधानी होते हैं मार्सुपियल, जैसे कंगारू, नम्बेट, ठीक है, मार्सुपियल। पहला प्रश्न शायद इसी के ऊपर था। तथा अपरास्तनधारी का मतलब होता है जिसमें अपरा होती है, मतलब प्लेसेंटल मैमल्स का विकास कई समान अभिलक्षणों को साझा करने के लिए हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस प्रकार के विकास को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 11, और ये बहुत इजी है, मतलब इसमें क्या हुआ, जो विकास स्तनधारियों में हुआ वैसा विकास किस में हुआ? मार्सुपियल्स में हुआ या शिशुधानियों में हुआ। कैसे? पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं शिशुधानी, ये चाहे तो आप भी नोट कर ले, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ होता है अपरा स्तनधारी या स्तनी। तो मैं शिशुधानी मार्सुपियल में पहले आपको बताऊंगा, हाँ, पहले शिशुधानी है, फिर प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो यहाँ पर है शिशुधानी में मैं ऐसे लिख दूं मार्सुपियल मोल, तो मैंने माँ का मतलब मार्सुपियल माने शिशुधानी मोल, और अपरा स्तनधारी में है मोल, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, इधर है आपका नम्बेट, किधर? इधर नम्बेट, और उधर है चींटीखोर, आंट ईटर, चींटीखोर, सही बात है। फिर है इधर एक छोटा सा बंदर जैसा जिसको कहते हैं लीमुर, और इधर क्या है? धब्बेदार खसखस। तो इसको कहते हैं, इनका बिल्कुल बराबर की तरह विकास हुआ है, ये इसके समतुल्य है, ये इसके समतुल्य है, ये इसके समतुल्य है। वैसे तो और भी हैं, आपको याद होंगे। तो ये क्या है? अभिसारी विकास है, अभिसारी विकास मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही बात है। क्या ये अनुकूली विकिरण है? अडैप्टिव रेडिएशन नहीं है। अडैप्टिव रेडिएशन है कि एक ही मार्सुपियल से बहुत सारे मार्सुपियल्स का बनना, या एक ही प्लेसेंटल स्तनी से बहुत सारे अपरास्तनियों का बनना। अनुकूली विकिरण ये नहीं है। अपसारी विकिरण क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है। और चक्रीय विकास मतलब साइक्लिकल, वो भी नहीं है। तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रजाति में नवजात का भाग नहीं होगा, ये भार होगा,
नवजात का भार 2 से 5 किलो के परास में होता है, ठीक है। 3 से 3.3 केजी के बीच औसत भार वाले 97% नवजात जीवित रहते हैं। इसका मतलब 2 से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से लेकर आएंगे। ये 2 किलो भार वाले बच्चे हैं, ये 5 किलो, और जो औसत मान है इनका वो कितना है, 3 से 3.3। ये 97% नवजात जीवित रहते हैं, जबकि 2 से 2.5 किलो वाले और ये वाले ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा और ये क्या कहता है, स्थायी कारक बदलाव या वर्ण, मतलब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दिशात्मक में तो क्या होता था, डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता जो ये है ये ऐसे एक तरफ शिफ्ट हो जाता था। स्थायी कारक वर्ण बिल्कुल सही जवाब है। विदारक वर्ण माने डिसरप्टिव, इसमें क्या होता था, इसमें औसत मान पे कुछ होता ही नहीं था। इसमें 2 अलग अलग शिखर वाले जीवित रहते थे और औसत वाले मर जाते थे। इसमें औसत वाले जीते हैं, ये वाला। तो आंसर होगा 2। चक्रीय वर्ण भी नहीं है, साइक्लिक सिलेक्शन नहीं है, आंसर है 2। प्रश्न संख्या 13, होमिनिड का मिलान इसके सही कपालीय। अब मैंने आपको बताया था ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है, याद रखना। होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो ये जो आपका होमो हैबिलिस है, ये मुझे याद है इसका होता है 650 से 800, 700 के लगभग। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। होमो निएंडरथैलिस इसका ज़्यादा होता है, 1400 सीसी होता है, ये हो गया ये। होमो इरेक्टस का होता है 900 सीसी और होमो सैपियंस हमारा 1350 से ऊपर, ऐसे। तो क्या होगा, 4312 नहीं 3412, मतलब तीसरा जवाब, ठीक है। इसको तो याद कर लेना, बाई चांस आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूगो डी व्रीज द्वारा प्रस्तावित उत्परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं होती हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या खोजा था, उत्परिवर्तन। कौन से पौधे में खोजा था, सांध्य प्रिमरोज में, इवनिंग प्रिमरोज में, जिसका नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। सही बात है। तो ये ह्यूगो डी व्रीज, ये जो उत्परिवर्तन है, ये कैसी विभिन्नताएं होती हैं, जल्दी बोलिए। ये होती हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब आप जा रहे हो किसी भी फैक्ट्री से, यूवी विकिरण शरीर को पार कर गए, तो यादृच्छिक, रैंडम होती हैं। यादृच्छिक, यादृच्छिक, छोटी नहीं होती। अच्छा, दिशात्मक का मतलब होता है हमेशा एक ही दिशा में पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अदिशात्मक होती हैं, ठीक है। तो दिशात्मक नहीं होती, दिशाहीन होती हैं। दिशात्मक नहीं होती, दिशाहीन। तो आंसर होगा ये दूसरा। प्रश्न संख्या 15, एक जीन लोकस पर 2 अलील बड़ा ए व छोटा ए है। यदि प्रभावी अलील ए की बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी 0.4 है, तो आपको पता है प्रश्न में क्या दिया है, p बराबर 0.4, तब समष्टि में समयुग्मजी, प्रभावी, विषम युग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या होगी। ये बड़ा सिंपल है, आपको पता है। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि p प्लस क्यू बराबर 1, तो q बराबर 1 माइनस 0.4, तो q का मान आ जाएगा 0.6। तो इसमें पहले लिखा है समयुग्मजी, समयुग्मजी प्रभावी। इसकी बारंबारता क्या होती है, इसकी बारंबारता होती है p स्क्वायर, तो 0.4 का वर्ग स्क्वायर बराबर 0.16। फिर दूसरा क्या है, समयुग्मजी प्रभावी विषम युग्मजी, तो विषम युग्मजी, विषम युग्मजी जीव की बारंबारता क्या होती है, 2pq बराबर 2 × 0.4 × 0.6, तो 6 चौक 24 दूनी 48, 0.48। और समयुग्मजी अप्रभावी, इसकी होती है q स्क्वायर, तो q का मान है 0.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। तो आंसर देख लो, 0.16 बड़ा ए, 0.48 बड़ा ए छोटा है विषम युग्मजी, और 0.36। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बहुत सिंपल है, हार्डी वीनबर्ग समीकरण है, ठीक है। चलिए, ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। ह्यूगो डी व्रीज ने
ये उत्परिवर्तनों की खोज की और उनको क्या नाम दिया था? साल्टेशन। बहुचरण परिवर्तन, मल्टी स्टेप परिवर्तन नहीं होते, एकदम से होते हैं, दिशाहीन होते हैं। साल्टेशन सही है। लघु उत्परिवर्तन नहीं है। लैंगिक दृश्य रूप प्रारूप परिवर्तन नहीं है। आंसर है साल्टेशन। और इसको स्पोर्ट्स भी कहकर बुलाया था डार्विन ने, स्पोर्ट्स। ठीक, खेलने वाला नहीं, स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अपसारी विकास, अपसारी विकास क्या होता है? अपसारी विकास का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और आपको पता है जो अपसारी विकास है वो किस चीजों को समरूपित करता है? वो होता है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना? तो फिर क्या क्या होगा? मानव, चमगादड़ एवं चीता। इसमें पूछा है गलत विकल्प। मानव हमारे हाथ, चमगादड़ के हाथ और चीता के अग्रपाद, ये सही है। इनकी संरचना और उत्पत्ति समान है। चमगादड़ एवं मनुष्य एवं चीता का हृदय। चमगादड़ भी क्या है? स्तनी है, मनुष्य भी, चीता भी। तो 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद 2 निलय, सही है। ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मानव की आंख। ऑक्टोपस की आंख, ऑक्टोपस किस में आता है? मोलस्का में। चमगादड़ स्तनी है और मानव। तो हमारी जो आंखें हैं ये सबकी अलग अलग हैं। हमारा तो बाइपोलर, मतलब दोनों दिशाओं में देखने की फ्रीडम होती है, ऑक्टोपस में नहीं होती, फॉल्स है। चमगादड़, मानव एवं चीता का मस्तिष्क, हमारा प्रॉपर मस्तिष्क न्यूरल सिस्टम है जिसमें तंत्रिकाएं होती हैं, ये भी सही है। आंसर है तीसरा। प्रश्न नंबर 18, अनेक कशेरुकों माने वर्टिब्रेट्स के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है बेटा? ये है होमोलॉजी का। होमोलॉजी का मतलब क्या? समजातता। क्योंकि अस्थि संरचना जो है, अस्थियों का जो अग्रपाद जो काम है वो सबका अलग है, उत्पत्ति समान है, समजातता। तुल्य रूपता, एनालॉजी तब होता जब कार्य समान होता, ठीक है। अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण का मतलब होता है अडैप्टिव रेडिएशन, जो इसके जैसा होता है। और अभिसारी विकास मतलब कन्वर्जेंट, अगर डाइवर्जेंट होता तो सही होता। आंसर है पहला, समजातता। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम चयन दर्शाता है। कृत्रिम, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या दर्शाता है? स्थायीकारी चयन, क्योंकि ये इस अभिलक्षण को समष्टि में स्थिर करता है। कृत्रिम चरण कभी भी स्टेबलाइजिंग नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्शनल। क्योंकि कृत्रिम चयन से हमने अच्छी क्वालिटी की गायों को देखा है, तो जो वो शिखर है वो इस तरफ चला जाएगा, जबकि स्टेबलाइजिंग में क्या होता है? एवरेज। यहाँ हम एवरेज नहीं देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की, ज़्यादा दूध देने वाली गाय देख रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। विघटनकारी नहीं, विघटनकारी भी नहीं होता है, ये गलत है। और स्थायीकारी विघटनकारी के पश्चात नहीं। आंसर होगा 2। बहुत सिंपल है, जल्दी से मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, आनुवांशिक अपवहन किसमें परिचालित होता है? आनुवांशिक अपवहन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक अपवहन का मतलब होता है जीन बारंबारता में बदलाव होना, किसी उत्परिवर्तन की वजह से, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से। और ये जैसे मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, उसमें 50 बच्चे हैं और मैं उनसे पूछूंगा आपका रक्त समूह क्या है। बच्चों आप ही बताओ, मुझे ऑप्शन में लिखकर बताइए आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, फिर मैं नीचे आपको मैसेज टाइप करूंगा। तो देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे बताते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है। तो लेकिन अगर पूरे भारत में देखा जाए तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो अगर जनसंख्या छोटी है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होने में ज़्यादा आसानी होती है। तो छोटी पृथक समष्टि में बिल्कुल सही, बड़ी में नहीं, बड़ी में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता। अजननिक समष्टि, अजननिक का मतलब है जिसमें जनन ही नहीं हो रहा है, नॉन रिप्रोडक्टिव नहीं। धीमी जननिक समष्टि में नहीं। आंसर होगा पहला। जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद आपने वो पढ़ा होगा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। आ गया ना। हार्डी वीनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजीव जीव की आवृत्ति किससे होती है? आपको पता है कि P + Q = 1 होता है, तो इन दोनों का हमने वर्ग कर लिया। P + Q का
होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ये है प्रभावी समयुग्मजी, ये है अप्रभावी समयुग्मजी और ये है विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या आ जाएगा 2pq, ये आपका जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रारंभ से नवीन की तरफ मानव उद्विकास का कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सबसे पुराना मनुष्य है, कौन सबसे नया है। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये कितना पुराना है, मैं लिख रहा हूँ 5 मिलियन वर्ष, 5m लिख दिया। रामापिथेकस कितना है 14 से 15 मिलियन। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस कितना है, होमो हैबिलिस ये है 2 मिलियन के करीब। और होमो इरेक्टस वो है जो हमारी तरह सीधा खड़ा हो सकता था, 1.7 मिलियन। रामापिथेकस कितना है 14 से 15 मिलियन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 5 मिलियन। होमो हैबिलिस 2 मिलियन। मुझे तो लग रहा है यही सही होगा क्योंकि यही घटते हुए क्रम में है। रामापिथेकस पहले आ गया, होमो गलत, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गलत, तो हमारा सही जवाब है 2। बस इतने को याद कर लेना, वैसे तो ये अब कोर्स से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन की उत्पत्ति में होने वाली परिघटनाओं के लिए सही क्रम कौन सा है। पूर्व जीवी रचनाओं का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति में होने वाली, अच्छा सही क्रम, पहले कार्बनिक तत्व आए या अकार्बनिक आए, इस तरह से हमें करना है। तो कार्बनिक एकलकों का संश्लेषण, तो सबसे पहले कार्बनिक एकलक आए, मोनोमर्स आए। ठीक है, तो ये होगा पहला। फिर कार्बनिक एकलकों ने मिलकर क्या बनाया, बहुलक, फिर ये होगा दूसरा। फिर पूर्व जीवी रचनाओं का निर्माण, जैसे हम उन्हें कहते थे प्रोटोबायोन्स, प्रोटोसेल, कोजरवेट्स, ये होगा तीसरा। और फिर डीएनए आधारित, फिर उसमें आनुवांशिक तत्वों का आना शुरू हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये जवाब है। ये तो आपने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पढ़ा है पूरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, अणु जो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर सकता है, निम्न में से अतिरिक्त सभी लक्षणों को पूर्ण कर सकता है। ये स्वयं को मेंडेलियन लक्षण माने जीन्स के रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम है, बिल्कुल सही। यह इसकी प्रकृति बनाने में, प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है क्योंकि वो द्विगुणन करता है, सही। ये संरचनात्मक व रासायनिक रूप से अस्थायी होना चाहिए, ये गलत है, स्थायी होना चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन आसानी से ना हो। इसे धीमे परिवर्तन के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए जो उद्विकास इवोल्यूशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आपका अतिरिक्त पूछा था, माने गलत जवाब, तो वैसे हमारा आंसर है तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पक्षियों के पंखों के समजात है। समजात मतलब होमोलोगस, मतलब उत्पत्ति। पक्षियों के जो पंख हैं वो क्या हैं, आगे वाले उपांग हैं, है ना, वो परिवर्तित हुए हैं पंखों में। काम वो लेते हैं उड़ने का, तो आगे वाले जो हाथ हैं वेल के मीन पक्ष माने वेल के फ्लिपर्स, वो भी आगे वाले ही हाथ हैं, ये सही है। शार्क के पृष्ठीय पखने, पृष्ठीय मतलब पीछे वाले, गलत। शलभ के पंख, शलभ क्या होता है, मौत, नहीं, शलभ के पंख नहीं। ठीक है, और खरगोश के पश्चपाद, यहाँ अग्रपाद की बात हो रही है, आंसर है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, समवृत्ति संरचनाएं। समवृत्ति संरचनाएं मतलब एनालॉगस, मतलब जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग है लेकिन जिनका कार्य समान है। तो ये क्या स्थायीकारी चयन करते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नहीं। अपसारी उद्विकास, अपसारी उद्विकास मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं। अभिसारी उद्विकास सही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अलग अलग उत्पत्ति समान कार्य। और साजिद पर्वजता माने शेयर्ड एंसेस्ट्री, नहीं पर्वजता नहीं, पूर्वजता होगी। साजिद पूर्वजता माने शेयर्ड एंसेस्ट्री, क्या इनके पूर्वज समान है, नहीं। तो आंसर होगा हमारा तीसरा। फटाफट बताइए आप लोग आंसर सही कर रहे हो या गलत, और देखो मैं ऑनलाइन आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27, नीचे जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। सबसे प्रारंभिक जीव जो पृथ्वी पर प्रकट हुए थे हरे नहीं थे और संभवतः अनॉक्सी थे, क्योंकि वो क्या थे, जीवाणु थे जो अनॉक्सी थे, अनॉक्सी श्वसन करते थे। बिल्कुल सही बात। प्रथम स्वयंपोषी जीव रसायन पोषी थे जिन्होंने कभी भी ऑक्सीजन मुक्त नहीं की, ये भी सही बात है। और आपको अच्छे से पता है सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव थे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ए व बी दोनों सही हैं, चौथा जवाब आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, पक्षियों के पंख व कीटों के पंख। पक्षियों के पंख व कीटों के पंख। आपको पता है कीटों के तो जो पद होते हैं, जो पैर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो आगे वाले उपांगों का क्या है, रूपांतरण है, और पीछे वाले जो होते हैं वो उसके चलने के काम आते हैं। तो ये कहता है ये क्या है, समजात संरचनाएं जो अभिसारी उद विकास दर्शाती हैं। गलत, समजात नहीं है, होमोलोगस नहीं है, उत्पत्ति ही अलग अलग है। समजात संरचनाएं तो वो है ही नहीं, तो इसको हमने काट दिया। समव्रती संरचनाएं, समव्रती मतलब दोनों का काम उड़ने का है, तो वो एनालॉगस है जो अभिसारी उद्विकास को दर्शाती हैं, माने कन्वर्जेंट डेवलपमेंट। जातिवृत्तीय संरचनाएं मतलब फाइलोजेनेटिक, उनके पूर्वज समान नहीं है। तो आपका सही जवाब है तीसरा। ये इस तरीके से होते हैं, बहुत सरल है। प्रश्न संख्या 29, औद्योगिक कृष्णता। औद्योगिक कृष्णता के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है कि जब ये एक फैक्ट्री के बाहर एक मॉथ था जिसको पेपर्ड मॉथ कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम था बिस्टन बिटोलारिया। इसने क्या किया, पहले सफ़ेद रंग के थे तो ये अपने परभक्षियों से पहचान लिए जाते थे, परभक्षी ने खा जाते थे। फिर ये पेड़ के छाल पे बैठने लग गए, तो पेड़ की छाल भूरी होती है, सफ़ेद थे तो पहले खाए जाते थे। फिर फैक्ट्रियों से जो धुआं निकला तो धुआं जमता गया वो सूट, और फिर इनके रंग में भी परिवर्तन आता गया। ये किसका उदाहरण है, प्राकृतिक चयन का, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। नव लैमार्कवाद का नहीं, नव डार्विनवाद का नहीं, उत्परिवर्तन का नहीं, प्राकृतिक चयन माने नेचुरल सिलेक्शन। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, किसमें मस्तिष्क क्षमता सबसे कम थी। ये मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। होमो हैबिलिस में थी 700 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। होमो ये हेरेक्टस नहीं है, इरेक्टस है, जो हमारी तरह सीधे खड़े हो सकते थे, इसमें थी 800 से 1300 सीसी। फिर होमो सैपियंस हम हैं, हमारे अंदर थी लगभग 1400 सीसी। और होमो निएंडरथैलेंसिस इसमें थी 1300 से 1600 सीसी। क्या पूछा है, सबसे कम, सबसे कम है होमो हैबिलिस में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31, लैंगिक जनन करने वाली समष्टि में आनुवांशिक विभिन्नताओं को देने के सबसे सामान्य क्रियाविधि कौन सी है। तो कौन सी है, पुनर्संयोजन। आनुवांशिक विभिन्नता माने रिकॉम्बिनेशन, ये कैसे होता है, जीन विनिमय से माने क्रॉसिंग ओवर से। पारक्रमण ट्रांसडक्शन, ये तो जीवाणुओं में एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है और आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, और उसमें भी गुणसूत्रीय डीएनए में वो नहीं आते। ठीक है, उसमें स्थानांतरण होता है प्लाज्मिड का। गुणसूत्रीय विपथन, गुणसूत्रीय विपथन माने गुणसूत्रीय एबरेशन, इससे तो रोग उत्पन्न होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। आनुवांशिक अपवहन माने जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो सबसे ज़्यादा विभिन्नताओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ये पुनर्संयोजन माने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और ये जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होते हैं। प्रश्न संख्या 32, कोई समष्टि हार्डी वीनबर्ग संतुलन में नहीं होती। हार्डी वीनबर्ग संतुलन क्या था, P + Q का होल स्क्वायर बराबर 1 माने P² + 2PQ + Q² बराबर 1। याद आ गया हार्डी वीनबर्ग। तो ये कब नहीं होती है, जब समष्टि बड़ी है। बड़ी है तो होती है, जीवों में समागम चयनात्मक हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेटिंग, अगर संभोग चयनात्मक तरीके से किया जाए, सिलेक्शन, तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम वह काम नहीं करता, उत्परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और प्रवास मतलब आना जाना नहीं होता एक जनसंख्या में से। तो आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर
33, बिल्ली व छिपकली के अग्रपाद आगे के पैर चलने में, वेल के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने में प्रयुक्त होते हैं। ये किसके, आपको पता है चमगादड़ के उपांगों को क्या कहते हैं? पेटेजियम, जो उड़ने के काम आते हैं। तो एक बात बताइए, इनके कार्य तो अलग अलग हो गए लेकिन इनकी उत्पत्ति समान है। तो समवर्ती अंग है एनालॉगस, जिनका कार्य समान होता है। अनुकूली अपसरण अडेप्टिव रेडिएशन नहीं है। समजात अंग है, मतलब उत्पत्ति समान कार्य अलग, होमोलोगस ऑर्गन। और अभिसारी उद्विकास माने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं। तो सीधा सीधा जवाब है तीसरा। प्रश्न संख्या 34, समवर्ती संरचनाएं हैं। समवर्ती संरचनाओं का मतलब है उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान, मतलब एनालॉजी। चमगादड़ के अंग और कबूतर के पंख नहीं, गलत। ठीक है। झींगे की क्लोम और मानव के फेफड़े, ये दोनों ही श्वसन का काम करते हैं लेकिन उत्पत्ति अलग है। बोगनविलिया के कांटे चुभने के काम आते हैं और कुकुरबिटा के प्रतान चढ़ने के, कार्य अलग हो गया। डॉल्फिन के मीन पक्ष तैरने के और घोड़े के पैर दौड़ने के, गलत। तो आंसर हो गया आपका दूसरा। अब मुझे लगता है आपको इसमें आंसर सारे आने लग गए हैं। प्रश्न संख्या 35 ये कहता है, ऑक्टोपस के नेत्र व बिल्ली के नेत्र संरचना में अलग अलग प्रारूप दर्शाते हैं, हालांकि इसके कार्य एक ही होते हैं, अतः ये किसका उदाहरण है? अगर कार्य एक ही होता है तो समवर्ती अंग हो गए, मतलब एनालॉगस। समजात नहीं है, समजात नहीं है, समवर्ती अंग है, समवर्ती अंग है। तो अब ये दो सही हो गए। अब आपको ये बताना है अभिसारी उद्विकास दर्शाते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, बिल्कुल सही बात है। एनालॉगी कन्वर्जेंट, और अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट नहीं है, ये होगा सही जवाब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 36 पर। वह प्रक्रिया जिसमें जीव का उद्विकास इतिहास अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ पर्यावरणीय चुनौती के कारण इनमें एक ही समलक्षणीय अनुकूलन विकसित होते हैं, कहलाती है। वह क्रिया जिसमें जीवों का उद्विकास इतिहास अलग अलग होता है, अलग अलग इतिहास हो गया, ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण एक ही समलक्षणीय अनुकूलन होता है। मतलब एक तरीके से जो रूप है शरीर का वो एक जैसा होता है, जबकि वो अलग अलग पर्यावरण में होते हैं। जैसे आपने देखा था ना, क्या था वो, अप्रायुक्त स्तनी और उधर मार्सुपियल्स, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें होती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी उद्विकास। अयादृच्छिक उद्विकास, नॉन रैंडम नहीं, इधर नहीं होती। नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं है, प्राकृतिक चयन भी नहीं है, और अनुकूली अपसरण भी नहीं है। अडैप्टिव रेडिएशन तो होता है कि एक ही आवास में से निकलकर एक ही जीव जब अलग अलग जाए उसके अंदर अलग अलग अनुकूलन हो, नहीं, ये है अभिसारी उद्विकास। जैसे प्लेसेंटल मैमल्स, स्तनी अप्रायुक्त स्तनी जीवों में, और शिशुधानी मतलब मार्सुपियल्स में, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था चींटीखोर और नम्बेट, है ना, मोल और मार्सुपियल मोल, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 37, समष्टि की आनुवांशिक साम्य में बने रहने की प्रवृत्ति भंग हो सकती है। आनुवांशिक साम्य क्या होती है? जो हार्डी वीनबर्ग के साम्यावस्था होती है, तो वो भंग कैसे हो सकती है? प्रवास नहीं होने से तो भंग नहीं होती है, वो रहती है। उत्परिवर्तन नहीं होने से भी रहती है। यादृच्छिक समागम नहीं होने से, यादृच्छिक समागम नहीं हो रहा है तो समागम कैसे हो रहा है? वर्णीय या चयनात्मक, सेलेक्टिव मेटिंग। तो अगर सेलेक्टिव मेटिंग होती है तो वो भंग हो जाती है। यादृच्छिक समागम से तो वो बनी रहती है। यादृच्छिक मतलब रैंडम, किसी का भी समागम किसी के साथ, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका तीसरा। ये हार्डी वीनबर्ग आपको अच्छे से याद रखनी है। होमोलॉजी, एनालॉजी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये और सारे परिणाम, हाँ, वो सारे जो सबूत हैं वो एविडेंसेस पता होने चाहिए। समष्टि में जीन आवृत्तियों में विभिन्नताएं प्राकृतिक चयन के अतिरिक्त अवसर से हो सकती हैं, इसे कहते हैं प्राकृतिक चयन के अतिरिक्त अवसर से। अवसर मतलब चांस, बाई चांस हो सकती हैं, उनको आप क्या कहते हो? उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, माने आनुवांशिक अपवहन। एकदम से कुछ म्यूटेशन हो गया, ठीक है, उससे, ये सही है। यादृच्छिक समागम से नहीं होती। आनुवांशिक भार का मतलब होता है अगर कोई जीव ये है
तो इस पर सदैव 25% आनुवंशिक भार होगा एक घटिया संतान को उत्पन्न करने का। आनुवंशिक प्रवाह मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जीन्स का प्रवाह। जैसे कोई भारतीय है, वो साउथ अफ्रीका में जाके बस गया, वहाँ की लड़की से शादी कर ली और बच्चे उत्पन्न किए, तो भारत के जीन साउथ अफ्रीका चले गए, उसे आनुवंशिक प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डार्विन के अनुसार जैव उद्विकास किस कारण से होता है? ये डार्विनवाद का आपको प्रमुख लक्षण देखना है। किस कारण से होता है? अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा होने से, इंटरस्पेसिफिक, जब दो जातियां लड़ती हैं तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है? जैव उद्विकास। निकट संबंधी जातियों से नहीं, बाधा देने वाली जातियों की उपस्थिति नहीं, अंतर जातीय, एक ही जाति के लोग मरेंगे तो जाति उल्टा नष्ट हो जाएगी। तो विकास होता है दो अलग अलग जातियों में प्रतिस्पर्धा होने से। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जाति प्रभावी होती है वो गुणन करके वहां पर अपना प्रभुत्व दर्शाती है, और जो कमजोर होती है या अप्रभावी होती है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है। 40, एक दिए गए क्षेत्र में विभिन्न जातियों का उद्विकास जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाता है वो कहलाता है। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था। एक भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होके अलग अलग जगह जाकर, इसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, माने अनुकूली अपसरण। ठीक है। जैसे एक मार्सुपियल से अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स, शिशुधानी वाले जीवों का विकास, प्रवास नहीं, अपसारी उद्विकास नहीं। अपसारी उद्विकास मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अनुकूली अपसरण माने अडेप्टिव रेडिएशन, और प्राकृतिक चयन नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पूर्वजों से आधुनिक मानव के उद्विकास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? कपालीय क्षमता का बढ़ना, क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना। सही बात है। 700 सीसी से शुरू होकर 14 से 1500 सीसी तक गया, यही होना चाहिए। सीधी मुद्रा नहीं, जबड़ों का छोटा होना नहीं, द्विनेत्री दृष्टि नहीं। थोड़ा थोड़ा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पहला, क्रेनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क की क्षमता। ठीक है। चलिए 42, निम्न में से कौन से विकल्प में अभिसारी व अपसारी उद्विकास का उदाहरण सही दिया गया है? अभिसारी और अपसारी का सही दिया गया है। तो अभिसारी कशेरुकी जीवों की अग्रपाद की हस्तियां, नहीं, उल्टा है ये। तितली व पक्षियों के पंख, गलत। ये जो कशेरुकी जीवों की अग्रपाद की हस्तियां हैं ये होनी चाहिए अपसारी। तो है यहाँ पर अपसारी में है। तितली व पक्षियों के पंख, तितली व पक्षियों के पंख तो सॉरी, ये तो ठीक है, अपसारी ही है। ठीक। चलिए, बोगनविलिया के कांटे व कुकुरबिटा के प्रतान, ये गलत है क्योंकि इनका कार्य अलग अलग है। ऑक्टोपस व स्तनी के नेत्र, वो आने चाहिए उस तरफ, तो ये गलत है। ये सही है। बोगनविलिया के कांटे व कुकुरबिटा के प्रतान गलत है, वो सही है। तो दोनों टिक वाला आंसर होगा तीसरा। अब तो ये आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त मानव जो 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, ये तो आपको देखते ही आंसर आ गया होगा, एक क्वेश्चन में आया था। यूरोप, एशिया व अफ्रीका के भागों में रहते थे और इनका छोटा कद, भारी भौहें, पीछे की ओर ललाट, बड़े जबड़े व दांत ऐसे निकले हुए, गठीला शरीर, भदभदाते चलना व झुकी हुई मुद्रा ऐसे आदि लक्षण मौजूद थे। ये कौन से जीव थे बेटा? ये थे निएंद्रथल मानव। है इसमें है निएंडरथल मानव। ये जो रामापिथेकस थे ये 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व थे, तो इसमें आ नहीं सकते। होमो हैबिलिस थे जो थे 2 मिलियन वर्ष, तो इससे तो ज़्यादा ही पुराने थे। और क्रो-मैग्नन था क्या, कितना, 10,000 से 50,000 वर्ष पूर्व। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। 44, उत्परिवर्तन का विचार किसने दिया था? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, ह्यूगो डी व्रीस ने। किसमें? इवनिंग प्रिमरोज माने सांध्य प्रिमरोज में। ह्यूगो डी व्रीस जिसने सांध्य, ये सही है। मेंडल ने तो आनुवांशिकी दी थी, हार्डी वीनबर्ग ने समष्टि में वो युग्म विकल्पों की आवृत्ति p² + q² + 2pq = 1। चार्ल्स डार्विन ने नहीं, तो आंसर होगा उत्परिवर्तन के विचार में ह्यूगो डी व्रीस। क्वेश्चन नंबर 45, डार्विन की फिंचेस। आपको पता है, मैंने बताया था डार्विन गैलापागोस द्वीप गया था, और ये याद रखना गैलापागोस एक कछुए की प्रजाति का उदाहरण है। तो इन्होंने क्या देखा कि उन चिड़ियाओं की 14 तरह की चिड़ियाएं थी फिंचेस, जिनके शरीर का सारा प्लान एक समान था, सिर्फ मुखांग अलग अलग थे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अडेप्टिव रेडिएशन का, कि एक ही जगह पर
से अनुकूलित अलग अलग होना और अलग अलग मुखांगों का विकसित होना। 14 वो थे। अभिसारी विकास का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं। औद्योगिक कृष्णता इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नहीं। संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक्स नहीं। अनुकूली अपसरण का बिल्कुल सही जवाब माने अडेप्टिव रेडिएशन। प्रश्न संख्या 46, नीचे 4 कथन लिखित हैं, सभी में 1 या 2 रिक्त स्थान हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें रिक्त स्थान सही भरे हैं। तितली व पक्षियों के पंख देखने में एक जैसे होते हैं व ये नंबर डैश उद विकास का परिणाम है। ये आपको सीधे सीधे आंसर आने चाहिए। तो क्या तितली व पक्षियों के पंख देखने में तो एक जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों उड़ने के काम आते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक, मिलर ने दिखाया कि मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और डैश, इसमें क्या आएगा बी में 1 में जल वाष्प। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जल वाष्प। जब किसी फ्लास्क में विद्युत विसर्जन होता है डैश का निर्माण होता है, क्या अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अमीनो अम्ल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हमारा अपेंडिक्स, ये कैसा अंग होता है, ये होता है वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मतलब किसी कार्य का नहीं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं वेस्टिजियल अंग है और डैश विकास का एक प्रमाण है। वो अभी इसमें से देखकर आपको पता चल जाएगा। डार्विन के अनुसार विकास डैश व उपयुक्तता के डैश के कारण हुआ था। ठीक है, तो इसमें डार्विन के अनुसार विकास सूक्ष्म विभिन्नताओं व उपयुक्तता के उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल के कारण हुआ था। तो सूक्ष्म विभिन्नता है उत्तरजीविता, ये तो ठीक हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। नंबर ए का 1 अभिसारी उद्विकास, ठीक है, ये भी ठीक है। नंबर ये ठीक है। बी क्या है, नहीं, ऑक्सीजन न्यूक्लियोसाइड्स, गलत। बी का 1 जल वाष्प, 2 अमीनो एसिड। सी का 1 अल्प विकसित। नंबर 2 शारीरिक। अवशेषी ठीक है, वेस्टिजियल, शारीरिक गलत। डी का 1 उत्परिवर्तन गुणन। तो बेस्ट आंसर हो गया 1। इसमें थोड़ा सा आपको देर भी लग सकती है और दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, पेरिपेटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है मतलब कनेक्टिंग लिंक है। ये तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा है, कहीं है। मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा का कोई संयोजी कड़ी नहीं होता, जबकि मोलस्का और एनालिडा का होता है। मोलस्का और एनालिडा की संयोजी कड़ी होती है नियोप्लीना। सीलंट्रेटा और पॉरीफेरा का होता है सीलंट्रेटा और पॉरीफेरा। सीलंट्रेटा पॉलीफेरा याद करो जल्दी, नहीं कोई नहीं होता, लेकिन पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ का होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेरोस्पोंजिया। टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस चपटे कृमियों का, इनका भी कोई नहीं होता। फिलहाल हमारा आंसर है दूसरा। प्रश्न संख्या 48, इंग्लैंड में उद्योग क्रांति के वक्त कीट पतंगे, जिसका नाम था वही पेपर्ड मॉथ बिस्टन बिटुलारिया, के काले रंग की किस्म का हल्के रंग की किस्म पर प्रभुत्व हो गया था। क्यों हो गया था, सूर्य के अतिन्यून प्रकाश के कारण नहीं, सुरक्षात्मक अनुग्रहण मतलब ये कोई रंग बदलने वाली क्रिया थोड़ी थी, काले पर्यावरण के कारण नहीं, प्राकृतिक चयन जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। याद है ना, सफ़ेद वाले कीट पतंगों को उनके परभक्षी आराम से ढूंढ के खा लेते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, जब फैक्ट्रियों से धुआं निकला तो धीरे धीरे वो सूट जमने लग गई, तो वो धीरे धीरे नेचर से प्रकृति के हिसाब से धुंध वाले रंग के हो गए, जिनको परभक्षी नहीं ढूंढ सकते थे, क्योंकि वो जो पेड़ों पे धुंध जो डस्ट जो धूल जमी थी उनके रंगों के ही कीट हो गए, तो पहचाने नहीं गए, इसलिए इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। प्रश्न संख्या 49, निम्न दिए गए वैज्ञानिकों का और उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत में सही मिलान का चयन कीजिए। मेंडल पेंजेनेसिस, पेंजीनवाद दिया था डार्विन ने, ना कि मेंडल ने। वीजमैन जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, ये दिया था ऑगस्ट वीजमैन ने। इन्होंने क्या किया था, चूहे और चूहिया की पूंछ काटी और उनका जनन करवाया, जो उनके बच्चे हुए उनकी भी पूंछ काट दी, फिर उनका स्वयं जनन कराया। ऐसे ऐसे वो 21 पीढ़ी तक करते गए
22वीं पीढ़ी के बच्चों में भी पूछ पाई गई। तो उन्होंने कहा था कि सजीवों के काया में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, कायिक द्रव्य माने सोमेटोप्लाज्म और जनन द्रव्य माने जर्म प्लाज्म। और जर्म प्लाज्म अमर होता है, अनश्वर। पास्चर ने अर्जित लक्षणों की वंशागति नहीं, ये लैमार्क ने बताया था। और ह्यूगो डी व्रीज ने प्राकृतिक चयन नहीं बताया था, डार्विन ने बताया था। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन बताए थे, माने म्यूटेशंस। तो अब चलते हैं बेटा आज के आखिरी प्रश्न पर, जो है प्रश्न संख्या 50। निम्न में से कौन सा आदि जीव, कोजरवेट और माइक्रोस्पोर प्रोटोबायोन, सबसे पहले जो जीव थे के लक्षणों के संदर्भ में गलत है, जैसे कि जीवन की जैविक अजैविक उत्पत्ति में गलत पूछा है। तो ये इनमें क्या है, ये इनमें डीएनए नहीं होता था, डीएनए बाद में बना। वे आंतरिक वातावरण बनाकर रख सकते थे, बिल्कुल। वे जनन करने में सक्षम थे, नहीं, क्योंकि इसमें आनुवांशिक तत्व नहीं था। वे परिवेश से अणुओं के संयोजन को अलग कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ एक झिल्ली आ गई थी। ये परिवेश से आंशिक रूप से अलग थे। तो आंसर होगा ये, वो जनन करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनमें आनुवांशिक तत्व विकसित नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, गलत का चयन करना था, ठीक है, इसलिए। तो बेटा ये हो गया आपका उद्विकास विकास चैप्टर। और आज की डीपीपी में भी 50 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और डाउट्स पूछिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल, और कल बहुत ही छोटा सा बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसका हम डिस्कशन करेंगे और फिर डाउट्स पूछेंगे। ठीक बच्चे, तब तक पढ़ते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए और अच्छे रैंक से सिलेक्शन पाइए। आपका दिन शुभ हो और ऑल द बेस्ट।